आज की पंचायत में हम जाएं उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ योग महोत्सव, जहां पर सीएम आदित्यनाथ योगी कुछ कह रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ। एक विश्वास जगा है। नोटबंदी की घटना ने दुनिया के अंदर एक कौतूहल और आश्चर्य भर के रख दिया कि लोकतंत्र में भी नोटबंदी जैसी कार्रवाई हो सकती है। ये केवल और केवल सशक्त नेतृत्व और ईमानदार नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। कैसे कहूं, अगर मना कर अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश की अराजकता से, उत्तर प्रदेश के दंगों से, उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार से, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि योग महोत्सव के मौके पर बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी और पीएम ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधे पर। पीएम ने एक योगी को पूरा यूपी सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है, जो हमें मंत्र के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए हम सब प्रदेश के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तो खैर एक सप्ताह हुआ है। एक सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने के प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे नहीं। ये हम लोग तय कर चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहा हूं, यहां पर सड़क से लेकर के सदन तक की यात्रा किया हूं, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर भी आंदोलन किया हूं, मंदिरों में, मठों में घूम करके भिक्षा भी प्राप्त किया हूं। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है, इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वास्तव में 2014 के बाद भारत दुनिया के अंदर उभरती वह ताकत है जो वास्तव में भारत की पहचान थी। आपने देखा होगा इस देश ने एक लंबी यात्रा की है। 1947 में देश आजाद होता है। कभी किसी ने इस बात को नहीं कहा कि वास्तव में दुनिया के अंदर भारत की पहचान क्या थी, भारत किस रूप में रहा है। आपने देखा होगा भारत के पूरे अतीत को आप देखेंगे, हमने बल या वैभव के आधार पर दुनिया को कभी प्रभावित नहीं किया। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, विभीषण ने कहा हे राम, अब ये लंका आपकी है, आप इस पर शासन करिए। भगवान राम अंदर नहीं गए, बाहर लगा वे लंका के बाहर ही जहां युद्ध भूमि था उसी की ओर जहां उनका शिविर लगा था वहीं बैठे थे। लक्ष्मण से कहा जाओ सीता को लेकर के आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया कुछ दिन रह देते हैं, ये तो पूरी लंका ही सोने की है। तो भगवान राम ने एक ही बात कही थी, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। और उसकी जो अगली पंक्ति है, मुझे लगता है कि हम प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गात। याद रखना, भारत के अंदर जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्मभूमि यह एक मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। जन्मी और जन्मभूमि के साथ जब तक हमारा संबंध इस रूप में बना रहेगा, तब तक दुनिया के अंदर भारत
विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने में भारत को कोई ताकत रोक नहीं। चलिए 5 की पंचायत का रुख करते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव, जिसमें साफ सफाई, सड़क, अस्पताल से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले लोगों का इसी से सीधा सरोकार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। लेकिन 10 साल से एमसीडी पर राज करने वाली बीजेपी ने इस चुनाव को राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्र विरोधी बताया है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि एमसीडी चुनाव राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी और अराजकतावादी और फासिस्ट ताकतों के बीच की लड़ाई है। 5 की पंचायत में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों की बजाय बीजेपी क्यों उठा रही है राष्ट्रवाद का मुद्दा, और क्या एमसीडी चुनाव भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं हरिशंकर गुप्ता जी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, आशीष सूद जी बीजेपी के नेता, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। आशीष सूद जी, आखिर क्यों स्थानीय मुद्दों को छोड़कर बीजेपी ये कह रही है कि यह लड़ाई एमसीडी की राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ है? केवल एक बयान से ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि एक ही मुद्दा है। 10 साल नगर निगम में हमने जो सकारात्मक काम किए वे भी मुद्दा है, परंतु ये भी सच है कि दिल्ली ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते देखे हैं। रामजस कॉलेज में देश विरोधियों को भाषण देते देखा है और उनको प्रोटेक्ट करते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेता और आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया और राहुल गांधी जी को हमने उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए देखा है। और अभी हमने ये भी देखा है कि कश्मीर में एक दुखद मृत्यु के बाद किस प्रकार से पत्थरबाजी करने वालों के नहीं, ये बताइए तो क्या ये एमसीडी के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में क्या ये मुद्दा अहम होना चाहिए? नहीं, मुद्दे तो हमारे जनता के सुख से जुड़े हुए, सुविधाओं से जुड़े हुए होने ही चाहिए और होंगे भी। हमारा सकारात्मक काम भी होगा, परंतु उन पार्टियों की जो दिल्ली में रहकर इस प्रकार की विचारधारा को पालित और पोषित करते हैं, उनको दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? राहुल गांधी भागे भागे जेएनयू गए आजादी की अभिव्यक्ति की पैरवी करने। आजादी की अभिव्यक्ति क्या कहती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस नारे को हम सपोर्ट करें, इसको एक्सपोज करने में क्या गुरेज है? कहीं ऐसा तो नहीं, सकारात्मक कहीं ऐसा तो नहीं आशीष जी कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी माहौल के सहारे एमसीडी चुनाव में उतरेगी बीजेपी? देखिए, हमारे पक्ष में माहौल है, ये सब जानते हैं, ये सबको दिख रहा है। सकारात्मक माहौल, हमारे 10 साल का काम नगर निगम में जिस प्रकार से हमने जो सुधार किए, जो अच्छे काम किए हैं, उन पे तो करेंगे। परंतु क्या दिल्ली के नागरिक भारत से प्रेम करने वाले लोग नहीं है? क्या दिल्ली में विचारधारा की लड़ाई नहीं होनी चाहिए? क्या दिल्ली में उस प्रकार की विचारधारा? बिल्कुल बिल्कुल, ये देश से जुड़ा मुद्दा है, देश से जुड़ा मुद्दा है, इसको किसी प्रांत के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जब कहीं लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं तो वहां के स्थानीय मुद्दे ही अहम होते हैं। प्राथमिकताओं में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया जाता है। असेंबली में आशीष जी और भी मेहमान है, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। सामने आशीष झा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। होने दीजिए। जब असेंबली में मनीष सिसोदिया के सामने नूरानी साहब कहते हैं आशीष जी एक सेकंड हमारे साथ संजीव झा भी है आम आदमी पार्टी से, उनका रुख करता हूं। संजीव झा जी, नहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी को जैसा बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है, क्योंकि उड़ीसा, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र सब जगह के स्थानीय निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी थोड़ी डरी हुई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा पासा खेला है कि हाउस टैक्स माफ करेंगे, और वो आरोप लगा रही है कि एमसीडी में काफी भ्रष्टाचार है। संजीव जी, देखिए, दो बातें हैं जो इन्होंने अभी बात की है, जिस मुद्दे उछालने की बात ये कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखता है कि 10 साल में जो एमसीडी की नाकामयाबी रही है उसको छुपाना चाह रहे हैं। 10 साल में एमसीडी में बीजेपी ने बंटाधार करके रख दिया है। आज देखिए, पूरा दिल्ली कचरों का ढेर बना है, कोई भी नाली साफ नहीं दिख रही है आपको। एमसीडी स्कूल्स का हाल देख लीजिए, एमसीडी के जितने भी क्लिनिक हैं, पॉलीक्लिनिक, हॉस्पिटल्स का हाल देख लीजिए। आज जितने भी एमसीडी के एजेंसीज हैं, सबका हालात बद से बदतर है।
उल्टा ये लोग कचरा फैलाते हैं, इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते हैं। तो 10 साल में इन्होंने, आज आप गूगल में टाइप कीजिए वर्ल्ड मोस्ट करप्ट एजेंसी, नाम आएगा एमसीडी दिल्ली, तो 10 साल में इन्होंने एमसीडी को हालात पर ले गए। लेकिन इनका हमेशा रहा है कि लोगों को इमोशनल करके तरह तरह के सीगू पे छोड़ के लोगों को भावनात्मक करते रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने इनको धूल चटा चुकी है। और इस तरह के मुद्दे, उस समय उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल नक्सल है, उसको जंगल चले जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इस तरह के मुद्दे का फिर इन्होंने उछाला। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहता हूं कि 272 सीट पे इनको दिल्ली की जनता धूल चटाएगी। हरिशंकर जी, ये बताइए कि क्या ये जो राष्ट्रवाद का मुद्दा, आशीष जी फिर लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, सभी को बोलने का मौका मिले तो डिबेट अच्छे से चले। हरिशंकर जी ये बताइए, ठीक है राष्ट्रवाद का मुद्दा, बाकी सारी चीजें मुद्दे होते हैं, लेकिन जब लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं तो उसमें प्राथमिकताएं उन्हीं मुद्दों की होती है जो लोगों से सीधे जुड़े होती है। बिल्कुल सही है ये बात कि आज एमसीडी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी एमसीडी का 10 साल में हालत खराब हुई है, वो दिल्ली का बच्चा इस बात से वाकिफ है। अब वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है जो इनके साथ हमेशा लागू होती है, चुनाव चाहे एमसीडी का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, मुद्दा एक ही सिर्फ है कि मुद्दों से लोगों को भटकाना, लोगों को गुमराह करना और अपने सत्ता की रोटियां सेकना। 10 साल में जो एमसीडी की हालत हुई है उसमें भी टिप्पणी करने की जरूरत क्या है, वो इनको भी मालूम है अच्छी तरीके से, इनके निगम पार्षदों को भी मालूम है अच्छी तरीके से, पूरे देश को मालूम है। आज विश्व के अंदर सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो एमसीडी है। एमसीडी का चुनाव किसकी नाक के नीचे साफ सफाई पर होती है, किसकी नाक के यहाँ पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। वही भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर साफ सफाई में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसमें भी तो आशीष जी जरा बात करें ना। राष्ट्रवाद की बात तो फिर हो जाएगी। अगर घर के आगे आपकी सफाई नहीं होगी तो उस राष्ट्रवाद का क्या करोगे आप? ये सवाल इन्होंने अच्छा उठाया, राष्ट्रवाद की बात तो फिर हो जाएगी, घर के सामने सफाई नहीं होगी तो फिर जवाब कौन देगा? आशीष जी बताएं। देखिए, मैंने पहले कहा और अब मैं फिर दृढ़ता से इस बात को दोहराता हूं कि चुनाव तो हमारी सकारात्मक काम पर ही होगा, परंतु ये सब आरोप हरिशंकर जी हम पर लगा ले कि हम मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। हरिशंकर जी केवल इस बात का जवाब दे कि अगर राहुल गांधी भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे को सपोर्ट करने जेएनयू जाते हैं और किसी भी चुनाव में अगर हम उसका जवाब मांगते हैं तो इसमें उनको गुरेज क्यों है? मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है कि गलत बयानी मत करो आप। गलत बयानी बिल्कुल मत करो आप, गलत बयानी बिल्कुल मत करो आप। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर आप ऐसी ढंग की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर गए थे, देश का धर्मनिरपेक्ष जो कैरेक्टर है उसका पक्ष लेने के लिए वहां पर गए थे। आप लोग तो समझते हैं कि जो आप लोग तो ठेकेदार बने हुए हैं, नारा लगाना, आप लोग ठेकेदार बने हुए हैं कि देश आपका ही है। ये गलत फहमी निकाल दी दिमाग से। जो इस देश के अंदर रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका देश है ये। नारे को आपकी जो नीतियां हैं, आपका जो बोल वचन है, वो देश को तोड़ने वाले हैं, देश को टुकड़ा करने वाले हैं। इसीलिए आपके अनुसार से देश नहीं चलेगा, आपके अनुसार से राहुल गांधी काम नहीं करेंगे। आपको गलतफहमी इस बात की हो गई है। राहुल गांधी अगर जेएनयू गए थे तो देश का जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है उसको बचाने के लिए गए थे, उसका पक्ष लेने के लिए गए थे, साथ ही रहेंगे। देश को टुकड़े करने के पक्ष में नहीं गए थे राहुल गांधी। एक सेकंड पक्ष आशीष जी, भारत तेरे टुकड़े आशीष जी जरा एमसीडी इलेक्शन पर आ जाए, एमसीडी चुनाव पर हम आ जाए। पक्ष लेने गए आशीष जी, हम जरा एमसीडी चुनाव पर आ जाए। आम आदमी पार्टी एक गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी पर, आपकी पार्टी पर, कि बीजेपी के एक पार्षद 10 सालों में पैसे लूटकर स्कूटर से लग्जरी गाड़ियों में चलने लगे हैं और अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो एक पार्षद की जांच कराई जाएगी। देखिए, हर पार्षद को 31 मार्च के पर सालाना आय की रिटर्न एमसीडी में जमा करते हैं, हर वर्ष जमा करते हैं। उसके आधार पर जो भी जांच करानी हो जरूर जांच कराई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस रखती है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगाती है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, डी फैक्टो अपरोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी नगर निगम पर राज करती है, क्योंकि 2012 में ट्राइफरकेशन के समय डायरेक्टर लोकल बॉडीज
को बनाया गया था तो तीनों निगमों को कंट्रोल करता है, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी दिल्ली सरकार है। 2 साल इंतजार क्यों किया? हम पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्षद ने करप्शन किया और इनके पास सबूत है, दिल्ली की तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही एमसीडी में बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन चलती आम आदमी पार्टी की है, आप ये कहना चाह रहे हैं आशीष जी? डीएलबी को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर लोकल संजीव जी जवाब दीजिए इसका। संजीव जी, निगमों का ये गंभीर आरोप है आप पर, धरता है या नहीं? संजीव जी ये गंभीर आरोप है आशीष जी का। ये कह रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी को खामखा बदनाम किया जा रहा है। अगर इनके पास कुछ था तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? आशीष जी मुकदमा दर्ज 2 साल में क्यों नहीं कराया? चुप रहे तो मैं जवाब दूं, चुप उनको रहने। एक बार आशीष जी को चुप कराइए, मैं जवाब देता हूं। आशीष जी को देखिए, दो बातें हैं साहब। पहली बात है कि एमसीडी ने अपने हाउस में रिजोल्यूशन पास करा लिया कि किसी भी एरिया एमएलए के कहने पर कोई भी एमसीडी के अधिकारी इवन एरिया विजिट पे नहीं जाएंगे, एमसीडी के लैंड की एनओसी नहीं देंगे। हमारे करोड़ों रुपए के काम, जनता के काम इसीलिए रुके हुए हैं चूंकि एमसीडी के, मैं बात कर रहा हूं, मैं आप चुप तो रहो साहब, मेरी बात सुन लो। आज हजारों करोड़ के काम हमारे इसलिए रुके हुए सारे विधायकों के, हम चीख कर करते रहे। सुन लो मेरी बात सुन लो। हाउस से ऊपर कोई नहीं है, हाउस से ऊपर कोई नहीं है। मेरा ये कहना है, अरे आप मेरी बात तो सुन लो। चिल्लाने से दिल्ली की जनता की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। आज दिल्ली की जनता परेशान है। देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि ये बार बार राष्ट्रीयता की मुखौटा पहनने वाले लोग हैं। जरा इनसे पूछिए, अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। आसिफ मेरी बात सुन लो। 2 बार आप बार राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीयता की मुखौटा पहनने वाले लोगों से ये कह दीजिए, कहते हैं कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे। जिसने कहा उसको जेल में क्यों नहीं डाला आपने? संजीव लोग पकड़े गए, जाकर के आप समय की कमी है। एक आखिरी सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी ने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है जिसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा दांव खेला है, पासा फेंका है उन्होंने कि हाउस टैक्स माफ करने का। जो जानकार है वो बताते हैं कि यह संभव ही नहीं है। इसके लिए आपको संसद से, पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त आप ये कहेंगे कि साहब देखिए केंद्र सरकार जानबूझकर अड़ंगा लगा रही है, तो ये तो हवा में सिर्फ लॉलीपॉप घुमाने की बात हो गई। नहीं देखिए, ये लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए 1993 से पहले ये अधिकार बिल्कुल केंद्र सरकार के पास था, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा बनी, डीएमसी एक्ट में क्लियर हमारे पास ये मैंडेट है कि हम उसको खत्म एबोलिश कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी एबोलिशन, एक मिनट मान लीजिए, लेकिन आपने देखा कितनी बार हाउस टैक्स रिड्यूस किया गया, 5% किया गया, 7% किया गया, 15% किया गया। तो मान लीजिए कि अगर 12% से 5% किया गया तो 5% 0% भी कर सकते हैं हम। तो रिड्यूस करने का पावर तो है। तो मेरा ये कहना है कि हमें, जब आपको याद होगा जब हम लोग बिजली और पानी की बात हमने कहा था, जब हमने कहा था कि दिल्ली के बिल आधे करेंगे, पानी मुक्त करेंगे, तब भी ये चिल्ला रहे थे कि दिल्ली सरकार नहीं करती, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती। हमने समय की कमी है। आखिरी 10 सेकंड हरिशंकर जी। देखिए मैं बताऊं, केजरीवाल जी सिर्फ वो काम कर रहे हैं कि एक मुर्गा जो है वो कुकड़ू को करता रहता है लेकिन अंडा नहीं देता है। वायदे तो बहुत सारे कर दिए, वायदे तो पहले के, एक वायदा भी पूरा नहीं हुआ, एक वायदा और कर दिया है। दिल्ली की जनता को वायदे के पकड़ जाल में उलझाकर इन लोगों ने जो गुमराह किया और बेवकूफ बनाया है। आज दिल्ली वाले अच्छे से समझ रहे हैं, बीजेपी की राजनीति को समझ रहे हैं, आप पार्टी की राजनीति को समझ रहे हैं, और अच्छी तरह साफ उनको हो गया कि अगर दिल्ली में एमसीडी के अंदर कोई चला सकता है और दिल्ली को साफ कर सकता है, दिल्ली को एमसीडी को सुचारू चला सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हाँ, ऐसे भी ये एमसीडी के चुनाव है, ये स्थानीय निकाय चुनाव है, और इसमें वही मुद्दे सबसे प्रमुखता से आगे रहते हैं जो सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, चाहे वो साफ सफाई का मसला हो, क्लिनिक का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, पार्क का मसला हो, कम्युनिटी हॉल का मसला हो। ये तमाम मसले होते हैं और लोग भी देख रहे हैं कि क्या काम हुआ है। उसी के आधार पर चुनाव में जीत और हार तय होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ 5 की पंचायत में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।